सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार, आदाब। किताब कॉलम के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, हासिले हुस्न इश्क बस इतना, आदमी आदमी को पहचाने। ये शेर उस किताब का निचोड़ है जो आज किताब कॉलम में मेरे सामने है। शीर्षक है सुमित्रा एंड अनीस, टेल्स एंड रेसिपीज फ्रॉम अ खिचड़ी फैमिली। सुमित्रा और अनीस, मेरी दोनों के साथ चंद मुलाकातें हैं, क्योंकि उनकी बेटी सीमा चिश्ती और मैंने कई वर्षों तक बीबीसी में एक साथ काम किया था। पर उनके बारे में बस इतना ही जानती थी कि सुमित्रा अर्थशास्त्री हैं और अनीस पत्रकार। मैं नहीं जानती थी कि उनकी जिंदगी अपने आप में एक कहानी है, एक किताब है। ये किताब उन दोनों की कहानी है। ये कहानी उन दो परिवारों और समाज की भी है जिन्होंने उनके रिश्ते पर स्वीकृति की मुहर लगाई। सुमित्रा एंड अनीस, टेल्स एंड रेसिपीज फ्रॉम अ खिचड़ी फैमिली 2022 में हार्पर कॉलिंस इंडिया से प्रकाशित हुई। किताब की लेखिका सीमा चिश्ती खुद एक जानी मानी पत्रकार हैं। बेशक ये किताब एक बेटी का अपने माँ बाप की याद को सलाम है, पर इतना ही नहीं, ये सलाम उस गुजरे हुए वक्त, उस जमाने को भी है जिसमें सुमित्रा बाई और अनीस चिश्ती की मुलाकात हुई, शादी हुई। सुमित्रा और अनीस अगर आज मिले होते तो मुमकिन है उनकी कहानी एक ट्रेजेडी बन जाती, खाने में बंद हो जाते या शादी तुड़वा दी जाती। खिचड़ी को भले ही आज भारत का राष्ट्रीय व्यंजन घोषित किया गया है, लेकिन इसी भारत को खिचड़ी परिवार से परहेज है। सुमित्रा और अनीस ने 1966 में अपनी साझा जिंदगी की बुनियाद रखी। तो उस वक्त जब उन्होंने शादी का फैसला किया, अपनी गृहस्थी बसाई, क्या उनकी राह में कांटे नहीं आए? किताब की लेखिका सीमा चिश्ती। ये तो क्योंकि ये किताब एक तरह से इस दौर में लिखी जा रही है, तो इसलिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं और ये ज़्यादा इस वक्त स्ट्राइक कर रही हैं लोगों की, जो भेदभाव के, जो इस तरह की जो कांटे थे उस पूरी जर्नी के। लेकिन वो जर्नी तो इन दोनों के लिए बहुत सुखद, बहुत ही एक आनंदमयी, सेटिस्फाइंग, और उन्होंने एक दूसरे की ज़िंदगी का मकसद खोजने में एक दूसरे की मदद की। वो एक तरह से अनीस और सुमित्रा तो थे ही अलग अलग, लेकिन एक अनीस और सुमित्रा की टीम बहुत फॉर्मिडेबल थी और उन दोनों लोगों ने साथ मिलके कई तरह के लोगों को बहुत सारी ताकत दी, बहुत हिम्मत दी। तो उनका एक रोल तो उनके उनके भले ही वो छोटा दायरा हो, और मतलब वो कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत सेलिब्रिटी टाइप वो सिचुएशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत दी, उन्होंने एक नए तरह का रास्ता दिखाया और एक बिलीफ दी लोगों को कि भाई आपको सेक्टेरियन होना ज़रूरी नहीं है, आपको एक तंग नज़रिया रखने से कोई कुछ हासिल नहीं होना है, और ज़िंदगी का मकसद है कि हम नए पड़ाव खोजें, नए रास्तों पर चलें और एक साथ होकर चलें, और साथ होने में, एक साथ आने में हिम्मत है। तो ये बुनियादी तौर पर तो उन्होंने बहुत कहा, और ज़्यादातर मुझे लगता है कि ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी में जो उनके लोग मिले, उनके जो दोस्त थे, उनके जो करियर्स थे, उनमें उनको एक साथ रहने का उनको सपोर्ट मिला, और भारत ने उनको बहुत सपोर्ट किया। और मेरी एक्नॉलेजमेंट्स जो हैं एंड में, सबसे बड़ा एक्नॉलेजमेंट तो उस भारत का है जिसने अनीस और सुमित्रा को एक दूसरे को एक तरह से खोज लेने में मदद की और एक साथ ज़िंदगी बिताने में उनकी सहायता की, उसे वो मुमकिन किया। लेखिका सीमा चिश्ती उस समय के भारत की शुक्रगुजार हैं जिसने इस खिचड़ी परिवार की खुशनुमा जिंदगी को मुमकिन बनाया। तो आइए कहानी के मुख्य पात्रों के बारे में कुछ और जानें। सीमा अपनी किताब में लिखती हैं कि सुमित्रा ने अपने बचपन में ही बहुत सी मुश्किलों का मुकाबला किया, लेकिन मुश्किलों ने उन्हें मजबूत बनाया। स्कूली जीवन से लेकर अपनी शादी तक उन्होंने जात पात और मजहब की सीमाओं को तोड़ा। कर्नाटक के अर्सी केरे नाम के छोटे से शहर में पैदा होने वाली सुमित्रा कौन थीं? क्या बैकग्राउंड था उनका? क्या रहा उनकी जिंदगी का ग्राफ? सीमा चिश्ती। सुमित्रा पैदा हुई थी डी सुमित्रा बाई। उनके पिताजी एक डॉक्टर थे, डॉक्टर धन सिंह, और मेरी नानी या उनकी माताजी का नाम था शिवना बाई, जो कि अशिक्षित थी लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट, और उनको इस बात में बहुत दिलचस्पी थी कि सुमित्रा खूब पढ़ें।
उनकी कई सारी संतानें थीं और अम्मा 12वीं संतान थीं, 2 उनके और बाद छोटे बच्चे थे जो ख़त्म हो गए। तो मेरी जो अम्मा थीं सुमित्रा, वो बहुत ही एक एम्बिशियस, बहुत ही सुलझी हुई और बहुत सीधे तरीके से सोचने वाली एक महिला थीं, जिन्होंने ये तय कर लिया था कि वो बिल्कुल भी आस-पास जो उन पे जिस तरह के दबाव थे कि आप अ, आटा बनाएँगी और डोसा बनाएँगी, भले ही आपका बीए के इम्तिहान का कोई पर्चा हो उसके पहले, सवेरे आप उठ के वो सब करेंगी, आप नहीं पढ़ेंगी, आपकी शादी जल्दी कराई जाएगी। इन सब के खिलाफ उन्होंने बहुत खामोशी से शुरू में और उसके बाद बहुत खुल के संघर्ष किया। और इसमें उनके भाई यानी शंकर सिंह, मेरे मामा जो थे सबसे छोटे, उनका बहुत बड़ा हाथ था। वो अम्मा से काफ़ी बड़े थे और मेरे नाना के बहुत पहले देहांत हो जाने के बाद वो एक तरह से अपनी अम्मा और अपनी छोटी बहन सुमित्रा को बचा के ले आए। बचा के वो अरसी केरे से मैसूर अपने साथ ले आए। उनका उनका दिल बहुत बड़ा था। वो एक सिनेमा के भी एक पायनियर थे, मतलब पूरी कन्नड़ा इंडस्ट्री जो थी वो उनके योगदान को आज बहुत मानती है। तो वो उनको सपोर्ट कर सके, लिहाजा सुमित्रा उड़ सकीं और वो अपना काम कर सकीं, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जैसे एक टेबल लैम्प का उनको देना, उनको इनकरेज करना कि वो इकोनॉमिक्स करें, वो महारानीज़ कॉलेज जाएँ, वो ये सब करें। उसमें पूरी तरह से उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको प्रोत्साहित किया। और उसके बाद भी उनके जो इतने अहम फ़ैसले थे ज़िंदगी के, वो भले ही दिल्ली आ जाना, अपनी डॉक्टरेट करना, अपने ज़ेवर बेच के अपनी पोस्ट डॉक्टरेट कर पाना दहेग में, ये सब करके फिर शादी करना अपने मन से अब एक ऐसे पुरुष से जो कि उनसे काफ़ी छोटे थे, एक मुसलमान थे और देवरिया से थे, उनका ताल्लुक़ यूपी से था। उन्होंने पूरी तरह से उनका समर्थन किया। एक लेवल पे यूँ कहिए तो बहुत जल्दी वो ऑर्फ़न हो गईं, उनके माँ-बाप का साया उनके सर से हट गया, लेकिन अपने भाई के रूप में उनको बहुत सहारा भी मिला। वो इकोनॉमिस्ट भी थीं, जेएनयू में वो प्रोफ़ेसर थीं, जहाँ से वो रिटायर हुए अंत में, और उसके पहले वो डायरेक्टर थीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ़ॉरेन ट्रेड में। और उनके बहुत अच्छी-अच्छी किताबें हैं इस पे, टर्म्स ऑफ ट्रेड पे, ईस्ट यूरोप के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, और जो रुख अपनाना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को विश्व स्तर पे, जिस तरह की ट्रीटीज़ की ज़रूरत है, जिस तरह की ट्रेड पैक्ट्स की ज़रूरत है, उस पर उनकी बड़ी एक सुलझी समझी राय थी और उनके पेपर्स की बहुत कद्र है आज भी। तो ये था सुमित्रा का परिचय, जिनका सफ़र दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के एक छोटे से शहर से शुरू हुआ और मंजिल थी दिल्ली, जहां उन्होंने अर्थशास्त्री की हैसियत से शोहरत हासिल की। अनीस चिश्ती के बारे में इतना तो हम जान चुके हैं कि उनका संबंध देवरिया उत्तर प्रदेश से था, मगर क्या थी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि? क्या सपने लेकर वो देवरिया से दिल्ली आए थे? सीमा चिश्ती। तो अनीस चिश्ती का परिवार, मेरे दादा का परिवार, सैयद मोहम्मद चिश्ती, जिनको नन्हे चिश्ती के नाम से जाना जाता था, वहाँ के बहुत रिस्पेक्टेड और प्रसिद्ध वो वकील थे, लॉयर थे। उनका पूरा ट्रेडिशन था जो कि मेरे बड़े अब्बू ने कंटिन्यू किया, अकरम चिश्ती ने। लेकिन अब्बू का मिजाज कुछ अलग था। अब्बू के परिवार के लोग, ऐसा समझा जाता है कि जौनपुर मछली शहर से आए यहाँ पर 1857 में, जो गदर था उसके बाद, उसमें इन लोगों की भूमिका खासी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति उसके ख़िलाफ़ थी। लिहाजा तब जब क्रैकडाउन हुआ ऐसी प्रोमिनेंट फैमिलीज़ में, ऐसी बड़ी जगहों पर, जौनपुर एक बड़ी जगह थी तब लोग भाग के इधर-उधर गए। तो देवरिया एक बड़ी अनजान सी, एक छोटी सी जगह थी तब आके परिवार यहाँ बस गया था। तो जितना हम लोग ट्रेस कर पाए हैं, मतलब मेरे हिस्टोरियन कज़न भाई मेरे शाहिद अमीन और हम इतना अंदाज़ा लगा पाए हैं चिश्ती परिवार के बारे में। तो इनका ताल्लुक़ देवरिया से, एक पढ़ा लिखा परिवार, और बहुत जम के मेरे दादा अब्बा ने बिल्कुल मान लिया था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और वो उनकी 2 बेटियां थीं, उनको उन्होंने म्यूज़िक सिखाया। तो किसी भी तरह के छोटे प्रेजुडिस या तंग नज़रिए के वो एक विक्टिम नहीं थे, और बहुत रोशन ख़याल और एक गंभीर किस्म के थे। लेकिन क्रिकेट में उनको बहुत दिलचस्पी थी, और देवरिया में सबसे पहला रेडियो, बहुत बड़ा रेडियो उन्हीं के घर आया था। तो तमाम लोग आके कमेंट्री भी, शाम को घुगनी होती थी, चाय नाश्ता तैयार होता था घर पे, सब लोग सुनते थे। मेरे दादा अब्बा को मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनका देहांत हो गया था मेरी पैदाइश के ज़रा पहले।
उनको उनका साइंस की दुनिया से बड़ा ही एक क्लोज़ कनेक्शन था, और ये पूरे परिवार के सोचने के अंदाज़ में, उनके चाल-चलन में, उनके नज़रिए पे बहुत रिफ्लेक्ट किया, उसका साया आज भी है। और मेरे अब्बू पे बहुत कोशिश की गई, दबाव था कि वो किसी तरह इंजीनियर बन जाएँ, लेकिन इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो भाग गए। वो उन्होंने कहा कि वो अटेंड ही नहीं किए एग्ज़ाम, कि किसी तरह इंजीनियरिंग ना करनी पड़े। लेकिन कुल मिला के ये समझौता हुआ कि वो फिर स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे, तो उनका मास्टर्स था स्टैटिस्टिक्स में, और उन्होंने पूसा यूनिवर्सिटी में उन्होंने मुलाजमत भी शुरू की। लेकिन उनका दिल हमेशा थिएटर में था, साहित्य में था, लिटरेचर, कला, इस तरह की चीज़ों में, लिखने में था। तो घूम फिर के वो वहीं आए, और शंकर्स वीकली के वो थिएटर क्रिटिक थे। मेन स्ट्रीम और सेमिनार से उनका ताल्लुक़ था। तो उन्होंने अल्टीमेटली एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में ज़्यादातर अपना जीवन बिताया। और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, उनकी उन्होंने बायोग्राफ़ी भी लिखी, जो बहुत ही मुकम्मल और एक अच्छी बायोग्राफ़ी मानी जाती है। और 1984 में भोपाल में भी उन्होंने अपने आप को पाया संयोग से। वो इलेक्शन कवर करने गए थे ईनाडू के लिए बतौर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। तब गैस लीक हो गई, तो उस पर उनकी रिपोर्टिंग बहुत ही वैल्यूबल है, और उनके तमाम डिस्पैचेस। और वो अब डेटलाइन भोपाल नाम की एक किताब थी, जिसमें उसने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया, जो भी डिस्कशन हुआ भोपाल के बारे में, विक्टिम्स के बारे में। और उसके बाद भी उनका काम निरंतर, मतलब समाज के बदलते रूप को पोर्ट्रे करना, उसको समझना, और आर्ट, कल्चर, डिसेंट, पॉलिटिकल डिसेंट से भी उनका बड़ा ताल्लुक था। सीमा चिश्ती की ज़बानी, अपने पिता अनीस चिश्ती का छोटा सा परिचय। जाहिर है अब आप जानना चाहेंगे कि सुमित्रा बाई और अनीस चिश्ती की मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई, और क्या पहली नज़र में ही इश्क हो गया? शादी का फैसला कब हुआ, और क्या दोनों के परिवार उनकी शादी से राजी थे? ये न भूलें कि ये कहानी 60 के दशक की है। 1954 में भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट बन चुका था, जिसके तहत अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों के लिए सिविल मैरिज का प्रावधान था। किताब की लंबी भूमिका में सीमा ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाने वाले भारत में इंटरफेथ शादियों के रास्ते में खड़े नए नियम कानूनों और अवरोधों पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। अगर कोई कानूनी बाधाएं पार कर भी ले, तो समाज में धर्म के पहरेदार उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे। ऐसे में खतील शिफाई का शेर याद आता है, हमको आपस में मोहब्बत नहीं करने देते, एक यही ऐब है इस शहर के दानाओं में। सुमित्रा और अनीस ने जिस दौर में शादी का फैसला किया, उस वक्त उनका कानूनी रास्ता आसान था, पर यह भी सच है कि दोनों समुदायों के बीच इतना भाईचारा भी नहीं था कि माँ बाप हिंदू मुस्लिम शादियों को खुशी खुशी मान लें। सुमित्रा और अनीस की पहली मुलाकात और शादी के बारे में सीमा चिश्ती बताती हैं। दोनों की मुलाकात हुई मेन स्ट्रीम के बेसमेंट के ऑफिस में, कनॉट प्लेस में। इसका मैंने उल्लेख किया है अपनी किताब में। और अब्बू याद करते थे किस तरह से वो मिले सुमित्रा से, और उनको याद था एक बहुत दुबली पतली लड़की एक कॉटन साड़ी में वहाँ बैठी हुई थी, बहुत ही ग्रिम और बहुत ही संजीदा उनका पूरा वो एक चाल ढाल था। और अम्मा को याद है अब्बू एक बहुत शांत मिजाज के शख्स, और बताती थी अम्मा कि जब शेक हैंड हुआ तो मुझे बहुत एक सुकून का एहसास हुआ, एक इत्मीनान और बड़ी ताकत और बहुत गहराई का उनको एक आभास हुआ। तो यूँ कहा जाए कि लव एट फर्स्ट साइट तो शायद नहीं था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की ज़िंदगी पर शुरू से ही एक डिफरेंस एक किया। अम्मा तब थी 33 साल की, अब्बू थे 26 साल के, तो फ़र्क तो काफ़ी था। अब्बू एक स्कूटर चलाते थे शायद उस ज़माने में, तो उनको ले जाते थे वो। और शुरू में क्योंकि वो थिएटर क्रिटिक थे उसके बाद, तो उनको बड़े मौके मिले। याद कीजिए ये सन 64 है, तब उनको बड़े मौके मिले कि उनको टिकट्स वगैरह मिलते थे रिव्यूज़ वगैरह के लिए। तो अम्मा को और उन्होंने बहुत सारे प्लेज़ उस वक्त अलकाज़ी के और बहुत ही डांस ड्रामाज और हर तरह के और हर भाषाओं में, और कुछ उड़िया में और हिंदी में और उर्दू में और अंग्रेज़ी में देखे थे। तो वो वहाँ से उनकी एक तरह से आप डेटिंग कहिए या उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ।
जहाँ तक कि परिवारों का सवाल है, तो अम्मी ने तो बताया नहीं, मेरी अम्मा ने बताया नहीं और मेरे अब्बू ने उनको बताने भी नहीं दिया। ये इस बात का ज़िक्र मैंने किताब में नहीं किया है, लेकिन अब्बू को बहुत डर था कि बिल्कुल आकर शादी-वादी रुकवा दी जाएगी और मुमकिन नहीं होगा शादी करना। तो उन्होंने कहा कि सुमित्रा तुम बाद में बता देना उनको शादी के बाद, और अम्मा को भी यही सही लगा कि वो बाद में बता देंगी, तो उन्होंने अपने भाई को अपनी शादी के बाद में बताया। जहाँ तक कि अब्बू के ख़ानदान का सवाल है, तो शुरू में तो काफ़ी खलबली सी मची। कोई बहुत एक ड्रामाई परिवार नहीं था चिश्ती परिवार, बहुत ही वो संजीदा और ख़ामोश से थे, लेकिन हाँ, मतलब इख्तलाफ़ात तो थे घर में। कोई बहुत खुशी तो नहीं थी जब ये शादी का फ़ैसला हुआ, लेकिन एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया। और क्योंकि अम्मी मेरी निकाह के लिए तैयार हो गई, उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो क्या तरीक़ा होगा जिससे वो और अनीस एक साथ ज़िंदगी व्यतीत कर पाएँगे। तो उनको इससे कोई आपत्ति नहीं थी कि निकाह है या वो सिविल मैरिज है या जो भी है। तो उसकी वजह से शायद मेरे वालिद के परिवार में ज़्यादा इसको लेके टेंशन नहीं हुआ। सीमा ने अपनी किताब सुमित्रा एंड अनीस टेल्स एंड रेसिपीज फ्रॉम अ खिचड़ी फैमिली में अपनी माँ के पहली बार ससुराल जाने का प्रसंग बयान किया है। चिश्ती परिवार ने छोटी दुल्हन के आने पर वलीमे की बड़ी सी दावत दी, जिसमें देवरिया के कई नामी गिरामी लोग शामिल हुए, मुसलमान और हिंदू दोनों। हाँ, उस जमाने के रिवाज के मुताबिक हिंदुओं के लिए भोजन हिंदू रसोइयों ने तैयार किया, मगर खाया सबने एक साथ। ऐसा भी नहीं कि अपने शुरुआती दिनों में सुमित्रा और अनीस को दिक्कतें न पेश आई हों। दिल्ली में किराए का मकान लेना, और वो भी एक मुसलमान के लिए खासा मुश्किल काम था। आज तो शायद उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। बहरहाल, याद दिला दूं कि इस किताब में सुमित्रा की कई रेसिपीज भी शामिल हैं। जाहिर है उनका कुछ स्वाद हम और आप भी लेंगे, पर ज़रा इंतज़ार कीजिए। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए, cineinc.com। पहले किताब का एक छोटा सा अंश उसकी लेखिका सीमा चिश्ती की आवाज में। Anis and Sumitra should be the stuff of audacious romantic novels, but these kinds of stories end up in the dock in India today. And this speaks to the value of love, the value of women that those making these laws have. As their daughter, I had hoped fervently so to never feel the need to tell their story and reveal details they would have balked at sharing publicly when alive. But I have crossed that Rubicon and been forced to lend words to characterizing the sentiment that bound them and to elaborate on personal details of the world they created. Only because it is important to speak today of the world that was possible in India, where the idea of India was not just an idea, but a lived reality. Even if part of the larger, sometimes ugly and broken mosaic of what constituted how India lived, Anis and Sumitra's kitchen, home, life, and ideals are an important testament. They're a testament to their courage, love, fearlessness, and ability to imagine and write their own stories. Their togetherness is a testament to how, by breaking both the visible and invisible chains that their respective societies would have bound them by, they managed to create a very different reality from what others around them would have wanted them to live by. But beyond that too, Anis and Sumitra are a product of their times. Their story is an ode to all that made their coming together possible, emphasized and underlined fraternity. Together, they forced you to see beyond the shackles of petty prejudice and biases all communities or social groups live with. When Anis and Sumitra got together and planned to stay together, it cemented many ideas of India into one. That is the reason I have been compelled to tell the story of that India through the story of my parents meeting, marrying, and settling, even though they were fiercely protective of each other and their privacy and would never have dreamt of articulating it publicly, let alone printing it. Of course, the story of an India of confluence has met with challenges before 2014 too, but it faces its biggest challenge so far with a new and increasingly bitter narrative of division and otherness being spun and being written into laws. It was most starkly described in slow detail to us by Prime Minister Narendra Modi in UP in 2017 via the difference between a Shamshan and Qabristan. Sumitra died in 2005 and Anis in 2018. As one who laid each of her parents to rest, one in a Shamshan and another in a Qabristan, I can testify that it felt exactly the same. सीमा चिश्ती की किताब सुमित्रा एंड अनीस
टेल्स एंड रेसिपीज फ्रॉम अ खिचड़ी फैमिली 2022 में हार्पर कॉलिंस इंडिया से प्रकाशित हुई। सवाल उठता है कि सीमा के लिए इस समय अपने माता पिता सुमित्रा और अनीस की कहानी लिखना क्यों ज़रूरी था? क्यों ज़रूरी थी ये किताब? अनीस और सुमित्रा अगर जिंदा होते तो ये किताब हरगिज़ नहीं लिखी जाती। वो शायद उनको तो पसंद भी नहीं आती, और वो बहुत अब्बू से मैंने 4 इंटरव्यूज़ वगैरह किए थे, लंबे चौड़े इंटरव्यूज़, तफसीलात मालूम की थी। लेकिन उनका ये ख़्याल था कि मैं सिर्फ जनरली जानना चाह रही हूँ और रखना चाह रही हूँ उनके जाने के बाद कि कोई रिकॉर्ड हो और जानकारी हो, और शायद किसी बड़ी किताब का मैं हिस्सा उसको बनाऊँगी। मुझे लिखने की बड़ी ज़रूरत ये महसूस हुई। इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि जब मैंने ख़ास तौर पे 2017 में सुना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के कैंपेन के दौरान शमशान और कब्रिस्तान के बीच एक लाइन खींचने की कोशिश की, और वो कोई अपीज़मेंट के सिलसिले में कुछ कटाक्ष कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रति, तो उन्होंने कहा था कि शमशान और कब्रिस्तान में फ़र्क होता है। तब मेरे दिमाग पे बहुत असर पड़ा। लेकिन मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद, जो 2018 में उनका देहांत हुआ, तब और जाके ये लाइन मुझे हिट की, और मैंने कहा कि क्योंकि अब्बू को मैंने कब्रिस्तान में सुलाया, मेरी अम्मा की अंतिम यात्रा एक शमशान तक थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था, और जितना बुरा तब लगा शमशान में, उतना ही बुरा लगा मुझे कब्रिस्तान में। तो मुझे लगा कि ये एक पावरफुल स्टोरी है मेरे माँ बाप की, जो हर चीज़ को डिफ़ाई करती है अभी। तो कई लोगों का मानना है कि ये बड़ा नॉस्टैल्जिया है वगैरह, लेकिन इसमें नॉस्टैल्जिया इज़ नॉट द पॉइंट। ऑफ कोर्स ये एक ऐसे भारत को हमें याद दिलवाता है, एक ऐसे भारत का ये एक तरह से रियर व्यू, एक फ्लैशबैक है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये हमें बताता है कि क्या हमारी एक लिव रियलिटी थी। तो इस दौर में जहाँ हमारा वर्तमान और हमारा भूत पूरी चीज़ को डिस्टॉर्ट करने की पूरी कोशिश है, इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के एक बड़े संकीर्ण नज़रिए से उसको पेश करने की कोशिश है, तो सच्चे इतिहास को लिखने का मुझे लगा कि दायित्व है मेरा, मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे करना चाहिए ये। और ख़ास तौर पर जब ये बताया जा रहा है कि जो लोग भी कॉस्मोपॉलिटन हैं, जो लोग एक साथ आने की बात करते हैं और एक साथ रहने की बात करते हैं, वो एक तरह से कटे हुए लोग हैं, वो डीरेसिनेटेड हैं, वो ज़मीन के नहीं हैं, वो सन्स ऑफ द सॉइल नहीं हैं, डॉटर्स ऑफ द सॉइल नहीं हैं। ये गलत बात है, क्योंकि मुझे लगता है इसकी जड़ें जो एक साथ वाद कह लीजिए आप, या एक तरह से मिलजुल कर रहना, मिली जुली संस्कृति, या एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, मतलब हर चीज़ मिश्रित होनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे रहन सहन, एक दूसरे के जीवन, उसके काम करने, उसके ज़िंदा रहने के एक एहसास की कदर करना, ये तो एक इन्नेट भारत की एक लिव्ड ट्रूथ है। और मुझे लगा कि मेरे जैसे लोगों को, कई और लोगों को सामने आकर इस सच को ज़ोर ज़ोर से बोलना होगा, सामने रखना होगा, और इसको एक हिस्ट्री का एक हिस्सा बनाने की एक कोशिश है। एक छोटी सी किताब है, लेकिन एक छोटा सा प्रयत्न, जो इस दौरे नफ़रत में, जब एक तरह से पूरा स्टेट और पूरी व्यवस्था और पूरा इंतज़ाम लगा हुआ है उधेड़ने में पूरे समाज को, तो उस जो एक ताना बाना एक समय था, जो पिरोया हुआ था, जो एक साथ था, उसको दोबारा बयान करना, उसको आउटलाइन करना, वो मेरी जिम्मेदारी बनती थी। आई हैड टू डू दिस। गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने कहा है, जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। सीमा चिश्ती के शब्दों में उनकी किताब भारत के सच्चे इतिहास को बयान करने की ईमानदार कोशिश है। लेकिन इस कोशिश में खान पान की भूमिका क्या है? किताब के आखिरी हिस्से में तरह तरह के व्यंजन बनाने की विधियां शामिल हैं। इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजन हैं, कुछ उत्तर भारत के तो कुछ दक्षिण भारत के। इन रेसिपीज की कहानी क्या है, सीमा चिश्ती? तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि रेसिपीज़ मेरी अम्मा ने मेरे लिए, मैं उनकी इकलौती संतान, एक ही बेटी, और मेरा कोई कुकिंग वुकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। मतलब मैं कर लेती हूँ कुकिंग, लेकिन मुझे कोई उसमें कोई सुख शांति का या डिस्ट्रेसिंग का एहसास नहीं मिलता है। और तब और जब मैं छोटी थी और तब और वो था। तो अम्मा ने बहुत सोचा कि तुम्हें ज़्यादा इसमें वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सारी रेसिपीज़ लिख दूँ, ताकि तुम जब चाहो, तुमको अपनी अम्मा का किचन याद आए, तो तुम इसको जल्दी से बना सको, इसको तुम कर सको। इसलिए उन्होंने ये किताब मेरे लिखी थी। इसके 3 उनके एडिशंस थे। उन्होंने बिल्कुल एक पुराने ज़माने में एक बिट्टू कॉपी हुआ करती थी, एक रजिस्टर,
उसमें उन्होंने हाथ से अपना लिखा था। मेरे लिए 3 दफ़ा उन्होंने लिखा था और मेरा लंदन में स्टे था 1 दफ़ा 2 साल का बीबीसी के लिए। तब मैंने शायद खो दी इसके 1-2 इसके एडिशंस खो दिए। ये तीसरा और आखिरी एडिशन था जो खोया नहीं और वो चाहती थी कि ये अगर प्रकाशित हो जाए तो ये अच्छा है। तो एक तो मुझे वो एक बहाना मिल गया इस किताब को, इस हिस्से को प्रकाशित करने का उनकी कहानी के साथ। फिर खाने की भी आजकल ज़बरदस्त पॉलिटिक्स वगैरह, रेसिपीज़ वगैरह चल रही हैं, क्योंकि जो नफ़रत और भेदभाव का दौर चल रहा है, कल्चर्स, 2 तरह की संस्कृतियाँ, 2 तरह के हिस्सों से लोग आते हैं, 2 रीजन से, 2 क्षेत्रों से, 2 रिलीजन से, 2 ज़ात से। तो कई चीज़ें वो साथ लाते हैं और वो उसको फिर समेटते हैं और उसको एक ही किचन जब उन तमाम रहस्यों का, उन खान-पान, उन स्टाइल्स का वो रेपॉजिटरी होता है, तब उसमें क्या पकता है, किस तरह की खिचड़ी पकती है। तो मुझे लगा कि ये एक रेसिपी बुक एक सामान्य रेसिपी बुक से कहीं ज़्यादा है और इसमें एक गहरी बात भी छुपी है। इस किताब में 2 लेख ऐसे भी हैं जो सीमा ने खुद नहीं लिखे। एक लेख इतिहासकार प्रोफेसर शाहिद अमीन का है, जिन्होंने अपने मामू अनीस चिश्ती और मामी के बारे में संस्मरण लिखे हैं। दूसरा लेख वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी का है, जो भारत के खान-पान के विषय में किताब का आफ्टरवर्ड है। लेकिन क्या नया आयाम जोड़ता है वीर सांघवी का लेख? सीमा चिश्ती। जहाँ तक कि वीर सांघवी का सवाल है, मुझे लगा कि वीर खाने पे बहुत लिखते हैं, वो पॉलिटिक्स पे भी बहुत लिखते हैं, वो हर तरह के खान पान की ट्रेडिशंस की कद्र करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, उसमें डिटेल्स में जाते हैं। तो मुझे लगा कि खाने पीने और उसकी पॉलिटिक्स के बारे में क्या चीज़ कहाँ से आई, उसकी समझ वीर को बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो इसमें शामिल हों और उन्होंने बहुत काइंडली इसको एक्सेप्ट किया और मुझे लगता है उनके इस लिखने से चीज़ें बहुत आगे चली गईं, वो आगे ले जा सके, वो खींच गए इस आर्ग्यूमेंट को। ये सिर्फ अनीस और सुमित्रा की कहानी या उनके किचन की कहानी नहीं, लेकिन इसमें वो तमाम चीज़ें हैं कि समोसा आखिर कहाँ से आया, बिरयानी कैसी होती क्या है आज, किसकी है बिरयानी, कौन उसे क्लेम करेगा, क्या वो हिंदू है या मुसलमान है। और खिचड़ी भी भाई नॉन वेजिटेरियन भी होती है, एक चीज़ खिचड़ा होता है। खिचड़ी सिर्फ दाल और चावल से पकी हुई एक चीज़ नहीं होती जो बीमारों को दी जाए, बहुत लजीज होती है वो और एक डेलिकेसी भी होती है। तो मुझे लगा कि इन तमाम चीज़ों को वो साथ मिश्रित कर पाएंगे और कि भाई मिर्च कब आई, मतलब हम लोग हिंदुस्तानी खाने को मिर्च वाला खाना बड़ा समझते हैं कि मिर्च वाला खाना बड़ा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन 15वीं सदी तक तो मिर्च ही नहीं आई थी। सुबह एक हिंदुस्तानी की भले ही वो चाय पी के वो हो शुरू या कॉफ़ी, ये सब तो विदेशी चीज़ें हैं, तो क्या हमारा और क्या किसी और का, ये चीज़ें बहुत क्लियरली मुझे लगता है इश्क से भी कहीं ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों पे बहुत क्लियरली वाज़े हो जाती हैं। लिहाजा वीर ने वो बात इंटेलेक्चुअली विद फैक्ट्स और बहुत परसुएसिवली, बहुत कायदे से पेश किया। सीमा चिश्ती। खान पान की राजनीति पर तंज़ो मिज़ाह यानी हास्य व्यंग्य के शायर सागर खयामी ने क्या खूब चुटकी ली है। नफरतों की जंग में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुईं, बकरा मुसलमान हो गया। मगर आइए नफरत और सियासत से हटकर हम उत्तर दक्षिण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के मेल से बनी सुमित्रा की गंगा जमुनी रसोई में झांक कर देखें। तो मैंने सीमा से अनुरोध किया कि वो अपनी माँ की रेसिपी बुक में से एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन व्यंजन बनाने की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। एक रेसिपी बहुत उम्दा मेरे को लगती है और मैं बहुत उसको यूज़ भी करती हूँ, वो है मटन चॉप्स की। उसमें आप 10 मटन चॉप्स लीजिए, इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल की, 2 पॉड गार्लिक के, लहसुन के, 1 मीडियम साइज़ जिंजर के, अदरक, 2 लाल चिलीज़, 2 रेड चिलीज़, 1 बड़ा प्याज और 1 छोटा पीस हरे पपीते का, कच्चे पपीते का, और 4 टेबल स्पून कर्ड और नमक स्वादानुसार। इसमें तमाम चीज़ें यानी जिंजर, गार्लिक, लाल मिर्च, प्याज और हरा पपीता और दही और नमक, ये सब अच्छे से मिक्स कर दी जाए, ये अच्छे से मिला दी जाए, मतलब इसको पीस लिया जाए, दही के अलावा बाकी चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए। उसके बाद मटन चॉप्स को धोकर इसमें ये पेस्ट और हल्का सा नमक देख लें, चेक कर लें उसको एक बार, और दही डाल के इसको 2 घंटे तक छोड़ दीजिए। उसके बाद कम से कम 2 घंटे, उसके बाद एक फ्राइंग पैन में, शैलो फ्राइंग पैन में
तेल डालिए और उसमें फिर मैरिनेटेड चॉप्स, और इसको शैलो फ्राई आप करें एक बिल्कुल धीमी आंच पे 20 से 30 मिनट तक। ये बहुत उम्दा होता है, और इसको आप चाहें और करना ही पड़ेगा, आपको पलटना भी पड़ेगा इसको, और इसको बंद भी करना पड़ेगा, आपको ढकना पड़ेगा, और इसको बिल्कुल गर्मा गर्म आप खिलाएं लोगों को, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, बहुत ज़बरदस्त होता है। हाँ, अम्मा का एक बड़ा अच्छा उनका ट्रेडमार्क एक ये था, साउथ का एक कन्नडिगा बिल्कुल, जिसको वेजिटेबल कुरमा विद कोकोनट मिल्क, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ये किताब के 146वें पन्ने पे भी है, 2 पेज की रेसिपी है, ये लंबी है थोड़ी, लेकिन मैं बता दूं आपको। आधा किलो बीन्स, आधा किलो मटर, 2 बड़े कैरेट, 2 टमाटर, 2 आलू, एक छोटी फूल गोभी, 1/4 टेबल स्पून ऑफ सांभर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 हरी मिर्च, 1 पॉड गार्लिक का, और फिर 1 छोटा सा जिंजर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून खसखस पॉपी सीड्स, 4 से 6 क्लोव्स, 4 से 6 सिनेमन यानी दालचीनी और लौंग, 2 से 4 तक बे लीव्स मतलब तेज पत्ता, और 4 छोटी इलायची, और 2 कप कोकोनट मिल्क, 2 प्याज और 2 टेबल स्पून तेल की ज़रूरत होगी। इसमें सारी जो सब्जियां मैंने बताई हैं, बीन्स सब, कैरेट्स, टमाटर या पोटैटोज़, ये सब कट कर लीजिए। उसके बाद सारे जो मसाले हैं उनके पाउडर्स एक कटे हुए प्याज, चॉप्ड गार्लिक और जिंजर के साथ ग्राइंडर में डालिए और पेस्ट कर दीजिए। यानी मसाला पाउडर, कटी प्याज, जिंजर और गार्लिक को ग्राइंडर में डालिए, पेस्ट कीजिए। उसके बाद जो बाकी आपके जो अनियंस हैं, यानी हमने रेसिपीज़ में बताए हैं तकरीबन 2 अनियन, तो 1 अनियन जो है उसको चॉप कर लीजिए। फिर तेल लीजिए, उसको गरम कीजिए एक वेसल में, उसमें इलायची, जो सारे खड़े मसाले हैं आपके, मतलब बे लीव्स, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, इसको आप शुरू कर दें इसको वो करना, और जैसे ही वो फूटने लगेगा, थोड़ा सा फ्राई होने लगे, आप उसमें प्याज डाल दें और उसको ब्राउन कर दें। फिर जैसे ही वो ब्राउन हो जाता है, उसे मसाला पेस्ट डाल दें, और फिर जो आपने टमाटर काटे हुए हैं उसके साथ इसको फ्राई कर दें। फिर इसमें तमाम जो कटे हुए वेजिटेबल्स हैं वो डालें नमक के साथ और स्टर कर दें, और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप 4 कप पानी इसमें डालें, मतलब थोड़ा सा वो समोले वो मसाला अब्जॉर्ब हो जाए वेजिटेबल्स में। उसके बाद आप 4 कप पानी डालें, इसे बॉयल होने दें और कुक हो जाए। जब ये वेजिटेबल्स कुक हो जाएंगे, आप चख लें कि गल गए हैं, पक से गए हैं, तब कोकोनट मिल्क डालिए और थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। लेकिन इसमें आप ज़रा सा एहतियात बरतिए कि कोकोनट मिल्क उबले नहीं, उसको एक तरह से एक लास्ट एक्ट की तरह एक डालना है। उसके बाद ज़रा सा जब सेटल हो जाए, आपने ढक दिया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, फ्लेम ख़त्म हो गई और थोड़ी एक तरह से गर्मी समा गई उसमें और वो कम हो गई, उसके बाद आप लेमन जूस डाल सकते हैं उसके ऊपर, नींबू का रस, और उसे हरे धनिए पत्ते को डाल दें, हरा धनिया कटा हुआ डाल के इसको सर्व करें चावल के साथ। बहुत ही लजीज होता है, इसकी गारंटी है। सीमा चिश्ती। पत्रकार के रूप में सीमा चिश्ती ने रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट सभी समाचार माध्यमों में काम किया है। 90 के दशक के आरंभ में टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा, पर जल्द ही बीबीसी हिंदी रेडियो से जुड़ गईं। लगभग 2 साल लंदन में काम करने के बाद लंबे समय तक बीबीसी हिंदी के दिल्ली दफ्तर में संपादक रहीं। रेडियो के बाद सीमा ने अंग्रेजी के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में बहुत साल काम किया। अब स्वतंत्र लेखन करती हैं और द इंडिया केबल नाम की डिजिटल न्यूज़लेटर की सह संस्थापक हैं। सीमा से मेरा सवाल था कि किताब लिखने का अनुभव उनके लिए पत्रकारिता से किस रूप में अलग था। किताब लिखते वक्त किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सीमा चिश्ती। पत्रकारिता मतलब लिटरेचर है ना, हरी तो बड़ी कंपेलिंग एक आदत सी हो जाती है, और सारी ज़िंदगी मतलब पत्रकारिता ही की मैंने, अब 30 साल हो गए लगभग मुझे। तो किताब लिखने का पहला एक्सपीरियंस था मेरा, मैं और मेरे 2 सह लेखक अंकुर भारद्वाज और सुशांत सिंह, वो भी पत्रकार थे। सो हम तीनों पत्रकारों ने कहा, हम लोग बहुत परेशान थे इस बात से कि बार बार ये बोला जाता है कि भाई 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हम लोग चट से गए थे। तो 2015-16 में हमने सोचा कि एक उम्दा किताब की जाए जहाँ ये बयान किया जाए कि 1947 से 2017 तक आखिर हुआ क्या। तो हमने हर साल की एक तरह से बायोग्राफी, एक जीवनी लिखी है, यूँ समझिए। भारत का एक एक साल हिंदी फिल्मी संगीत के साथ हम लोगों ने किया है। तो नोट बाय नोट द इंडिया स्टोरी
1947 to 2017। तो ये सिलेक्शन ऑफ 70 स्टोरीज हूँ, समझिए कि 70 चैप्टर्स हैं उसके, हर साल पर एक चैप्टर। तो ये था लेखन का पहला तजुर्बा मेरा, लेकिन वो क्योंकि 2 लोग साथ थे मेरे, ये मेरी खुद की ये मैंने एक तरह से अकेले लिखी। शाहिद भाई और वीर सांघवी जी का तो लेख है उसमें, ऑफ कोर्स, नो डाउट, लेकिन बल्क ऑफ इट मेरा था। तो इसका अनुभव तो बहुत एक तरह से मुश्किल था। मुश्किल क्योंकि वो आई हैड लॉस्ट माई पेरेंट्स, तो वो एक वो भी कि टू हंट फॉर फैक्ट्स वगैरह, टू बी ट्रू टू देम एंड टू स्ट्रगल विद द आइडिया कि क्या मैं सही काम कर रही हूँ उसे लिखकर। सीमा चिश्ती की किताब सुमित्रा एंड अनीस, टेल्स एंड रेसिपीज फ्रॉम अ खिचड़ी फैमिली 2022 में हार्पर कॉलिंस इंडिया से प्रकाशित हुई। बेशक भारत के आज के दौर को झकझोरने के लिए ये एक ज़रूरी किताब है। सीमा चिश्ती के साथ किताब कॉलम का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, लिखिएगा। हमारा पता है post@cineinc.com। याद दिला दूं कि सिनेइंक किताब कॉलम में शामिल किताबों और लेखकों के विचारों के लिए सिनेइंक जिम्मेदार नहीं है। अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ सिनेइंक पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम। ये पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और गूगल के अलावा दूसरी ऐप्स पर भी मौजूद है। यूट्यूब पर भी सिनेइंक के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्च में सिर्फ आपको सिनेइंक टाइप करना है, CINEINK। पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com।